चलिए देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल कमल कोचिंग सेंटर पे आप देखेंगे कि आज से आपका क्लास 11th का हिंदी मीडियम में आपका फिजिक्स का क्लास चलेगा। यानी कहने का मतलब फिजिक्स का क्लास चलेगा, जिसमें आपका थ्योरी, न्यूमेरिकल और पैकेज भी आपको पीडीएफ के माध्यम से दिया जाएगा। तो चलिए विद्यार्थी, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स। तो फिजिक्स हमारे 11th क्लास में किस तरह से पढ़ने के लिए है, तो उससे पहले हम चर्चा करेंगे साइंस के बारे में, क्योंकि साइंस का ही पार्ट यानी भाग फिजिक्स है, जिसको हम लोग यानी साइंस को विज्ञान कहते हैं। हिंदी में बोला जाए तो साइंस को क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। और यह विज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमें साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना भी ज़माना चल रही है, जितना भी युग चल रही है, अभी ये साइंस के माध्यम से, सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो साइंस जो है सिनेटिया शब्द से बना है और वह एक लैटिन भाषा है। और उस साइंस को हम लोग दो भाग में बांट दिया, एक नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस। साइंस को कितने भाग में बांट दिया? तो दो भाग में बांटा, दो पार्ट में साइंस को बांटा। एक नेचुरल साइंस हो गया और एक फिजिकल साइंस हो गया। अब हमारे प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल साइंस के बारे में। नेचुरल साइंस वह साइंस होता है जिससे प्राकृतिक चीज़ों के बारे में, प्राकृतिक बनावटों के बारे में, प्राकृतिक संरचनाओं के बारे में नॉलेज ग्रहण करते हैं, जिसको हम लोग नेचुरल साइंस कहते हैं। पूरी तरह से आपको पैकेज में लिखाया हुआ मिलेगा। और फिजिकल साइंस में होता है कि जितना भी हमारे भौतिक जगत में जितना परिवर्तन आ रहे हैं, भौतिक जगत में जितना चीज़ें आती हैं, वो सब के बारे में आप पढ़ेंगे। तो चलिए, हम लोग यानी साइंस को तीन भागों में बांटा। वह भाग है आपका, यानी साइंस को यहाँ पे दिखाया गया कि हमारे दो भाग में बांटा गया, फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस। अब इनके आधार के यानी मुताबिक हम लोग तीन भागों में फिर से साइंस को खंडित करा। अध्ययन के आधार पे उसको कह देंगे। अध्ययन के आधार पे साइंस को तीन भाग में बांटा। जैसे आपको हो गया फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया, जिसको हम लोग बायोलॉजी कहेंगे। अगर कहा जाए तो फिजिक्स का पिता कहेंगे तो न्यूटन को कहेंगे, केमिस्ट्री के पिता कहेंगे तो लेबोजियर को कहेंगे, और बायोलॉजी के पिता कहेंगे तो हम अरस्तू को कहेंगे। लेकिन खैर, बात रही अब फिजिक्स की। अब हम लोग चलिए फिजिक्स की ओर चलेंगे। अब फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको। देखिएगा, बहुत सारे बेसिक पॉइंट चलेंगे फिजिक्स में, और यहाँ तक के बेसिक के साथ साथ आपको छोटे छोटे पॉइंट को भी हम करवाते चलेंगे क्लियर, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए। तो प्यारे दोस्त, हमारे साथ में बने रहेंगे। और इसके साथ में बन करके जो हमारे फिजिक्स की जो चर्चा करेंगे, तो एक हमारे पास में कमल कोचिंग का एक इस तरह से यानी पैकेज तैयार किया गया है। ये आपको हमारे पीडीएफ में सेंड कर देंगे।
और ग्रुप में भी सेंड करेंगे जिससे विद्यार्थियों को लाभ हो सके। कोई कॉस्ट नहीं, कोई पैसा नहीं, और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास भी चलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पैकेज भी मिल जाएगी, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स क्या है, यहाँ पे समझते होंगे कि हम लोग कहेंगे कि फिजिक्स क्या है, यानी फिजिक्स क्या है, क्या है बोल सकते हैं अपने शब्दों में फिजिक्स क्या है, व्हाट इज साइंस, या तो उससे साइंस को हम लोग डिफिनेशन दिए। उसके बाद अब आता है कि व्हाट इज फिजिक्स, यानी फिजिक्स क्या है। फिजिक्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भौतिक। ये क्या हो गया, भौतिक। और भौतिक जो बना, फिजिक्स जो बना, यानी फ्यूसिस शब्दों से मिलकर के बना, मिलकर बना। फिजिक्स जो बना फ्यूसिस शब्दों से मिलकर के बना। यह ग्रीक लेटर है, यह ग्रीक कहता है कि ग्रीक अक्षर है, जिसको कहेंगे अक्षर है, उसी से हमारे क्या बना, यानी फिजिक्स बना। प्यारे दोस्त, फिजिक्स के माध्यम से जितना भी हमारे यानी वर्तमान लाइफ में जो चल रहे हैं, फिजिक्स के ही माध्यम से हैं, साइंस के माध्यम से ही हैं। जितना भी घटनाएं घट रही है, घटनाओं के कंट्रोल किया जा रहा है, तो साइंस और फिजिक्स की ही कमाल है। जैसे कि अपने घर में जाओ, अपने रूम में रहो, एसी कूलर जितना भी चलाएंगे, आप फिजिक्स की ही देन है, और फिजिक्स ही है तो आपके जीवन सुखमय बीत रहे हैं। तो देखेंगे कि भौतिक विज्ञान को हम लोग चर्चा करेंगे, तो इसमें दिया हुआ है, आपको पढ़ते चलेंगे, समझते चलिएगा। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के अध्ययन करते हैं। प्यारे दोस्त, प्यारे मित्र, भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जो प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए मिलता है। उसी को तो हम लोग फिजिक्स कहते हैं, उसी को भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान में कौन कौन सी आते हैं, किनको किनको हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें द्रव्य पदार्थ होती है, ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं। अब आइए इनको अन्योन्य क्रियाओं व संबंध का अध्ययन भी करते हैं। यानी भौतिक विज्ञान में अनेक प्रकार की घटनाओं के बारे में, यानी प्रकाश के बारे में, यानी आपको ऊर्जा के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको ही फिजिक्स कहते हैं। चलिए आते हैं, देर न करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भौतिक राशियाँ आती है यहाँ पे आपको। प्यारे दोस्त, फिजिक्स यानी कहता कि भौतिक विज्ञान क्या था, आपको भौतिक विज्ञान से परिचय यानी अवगत करवाया। अगला नेक्स्ट टॉपिक में हमारा भौतिक राशियाँ। भौतिक यानी राशियाँ, राशियाँ यहाँ तक बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी इंग्लिश में बोला जाता है। बोला जाए तो भौतिक राशियाँ क्या है, राशि किसे कहते हैं। प्यारे मित्र, राशि के मतलब होता है जिसको संख्या से सूचित किया जाता है, उसी को तो भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि के मतलब होता है कि जिसको संख्या से सूचित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, अगर किसी दुकान में गए हम और बोल दिए कि भैया, दुकानदार वाले को, तो भैया 5 केजी मुझे राशन चाहिए, यानी चावल चाहिए। उन्होंने आपको यानी 5 केजी दे देगा। ये 5 केजी, यही भाई, यही तो हो गया राशि, यही हो गया आपका क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी था, 5 क्वांटिटी था, यानी उसके बाद में यूनिट इसका लिखा गया, तो यूनिट होता है हमारे केजी। यूनिट क्या हो गया, केजी, जिसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं केजी से। चलिए देखेंगे, यानी यहाँ तक ये भी सोचेंगे कि भौतिक राशियाँ जो होती है, भौतिक राशियाँ जो होती है किसी भी पदार्थ पर लागू होती है जिसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं, लेकिन उसके राशि जो होती है यानी यूनिट के साथ में चलेगा। और किसी भी, देखिएगा इसके आधार पे हमने लिखा है कि किसी भी भौतिक राशि को यानी व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीज़ का यानी का आवश्यक ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले मात्रक और संख्यात्मक मान। तो भौतिक राशि लिखने के लिए जो यूनिट में जो बात लिखते हैं, इसको मात्रक मान लिखा जाता है,
मात्रक मान इसको कहेंगे, जिसको हमें यूनिट वैल्यू बोला जाता है। यूनिट वैल्यू बोलेंगे भाई, यूनिट वैल्यू बोलेंगे। नेक्स्ट इसमें कहता है राशि में आ गया आपको, तो राशि जैसे कि लिखे हैं ना, तो इसको संख्यांक मान लिखा जाता है, संख्या मान लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? संख्या मान लिखेंगे। तो हम लोग भौतिक राशि लिखने के समय यानी इस बात को रखेंगे कि कौन सी, यानी इसके मान को हम लोग कहेंगे यूनिट वैल्यू कहेंगे, मात्रक मान कहेंगे, और जबकि इस वैल्यू को हम लोग कहेंगे संख्या मान कहेंगे। प्यारे दोस्त, अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छा से देखेंगे तो आपकी किसी भी एग्ज़ाम रहेगा, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहे, उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको 11 और 12 का जो चैप्टर से आएंगे, बहुत ज़्यादा फिजिक्स का क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर आप किसी चीज़ को भी तैयारी कर रहे होंगे, आप जहाँ तक कि अभी सुन रहे बीपीएससी का जो टीचर का जो बहाली आ रही है बिहार में, तो उसे आधार पे जो आपका साइंस का जो पोर्शन होगा, वो साइंस का पोर्शन उठा करके देखिएगा तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि एसआई मात्रक निकालने के लिए आ जाएगा, बीमा निकालने के लिए आ जाएगा, तो उसको क्लियर वे में आप निकाल सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहते हैं हम लोग, आइए और आगे बात करते हैं। वो आपको बता दिए कि कौन कौन सी मान होती है। मात्रक की पद्धति, अगला चलेंगे टॉपिक में है मात्रक की पद्धति। मात्रक की पद्धति क्या करेंगे? मात्रक की पद्धति। यहाँ पे हम लोग देखें सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको क्या लिखेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट। से कहता है सिस्टम यानी सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट हो जाएगा, यूनिट लिखेंगे, सिस्टम ऑफ क्या होगा? यूनिट हो जाएगा। अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट में यानी मात्रक के पद्धतियों की कितनी भाग में बांटा गया? तो 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया। देखिए आइए 3 भाग में कौन कौन होती है। सबसे पहले ये देख लेंगे, यानी कहता है कि एफपीएस होता है, एफपीएस होता है, यानी सीजीएस हो गया, सीजीएस हो गया। उसके बाद में कहता है एमकेएस हो गया। ठीक है, अगला आएगा, इसी को संश्लेषित करके हम लोग को एसआई यूनिट आया, एसआई यूनिट आया। सबसे पहले ये देखना है, इसको देखना और इसको देखना है। हमारे जैसे कि जितना भी पहले से जो फिज़िक्स का जो अध्ययन हुआ था, उसके माध्यम से हमारे ये पीएस आया जो फुट पॉइंट सेकेंड बोलते हैं, सीजीएस आया, कहता है कि सीजीएस में होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड हो जाता है, और एमकेएस आया यानी द्रव्यमान होती है, एमकेएस में होता है कि द्रव्यमान हो गया, केजी हो गया और सेकेंड हो गया। इसको पहले से लोग मानते आ रहे थे। जब इसमें कहीं न कहीं कहे तो त्रुटियाँ आने लगी, जैसे कि कोई स्टेट में कुछ मान से मान रहा है तो कोई स्टेट में कुछ और मान से मान रहा है, वहाँ पे अलग अलग मेजरमेंट के तरीका हैं। जब अलग अलग मेजरमेंट का तरीका है तो उन लोग को कुछ त्रुटियाँ नज़र आने लगी। जब इसकी त्रुटियाँ नज़र आने लगी तो उन्होंने सोचा कि क्या करेंगे। अब त्रुटियाँ जब आती है तो यानी कहने का मतलब होता है कि एक अधिवेशन हुआ, यानी कहता है कि एक अधिवेशन हुआ जिसमें आया निकल करके एसआई 1971 ईस्वी में जेनेवा के, यानी कहता कि जेनेवा में एक नाप तौल यानी तौल कहता कि तौल अधिवेशन में इसको पारित कर दिया, अधिवेशन में इसको पारित किया गया। 1971 में एसआई यूनिट को लाया गया, और इसमें एसआई यूनिट जो आया इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, यानी दुनिया में सभी जगह इसका सामान होगी। तब से हम लोग एसआई यूनिट के इंतज़ार कर रहे हैं और एसआई यूनिट को उपयोग करने लगे। प्यारे दोस्त देखेंगे एसआई यूनिट की कहानी बताएं 1971 में जेनेवा के मापतौल अधिवेशन में। और याद रखिएगा कि एफपीएस होता है, हमारे मात्रक की पद्धतियाँ जो होती है 3 प्रकार को होती है। चौथा में जो आया था एएसआई आया था, जो एएसआई बना था आपको एमकेएस से ही खंडित होकर के विभाजित होकर के बनाया गया था। यहाँ पर ही देखिएगा कि यानी हम लोग जानेंगे कि लंबाई को मापने के लिए फुट का प्रयोग किया करते थे, और द्रव्यमान को मापने के लिए पौंड का प्रयोग करते थे, और सेकंड समय को मापने के लिए यानी सेकंड का प्रयोग करते थे। समय सभी जगह समान रूप में रहता था। बाकी आपको एफपी है, सीजी है, एमकेएस है, ये सब अलग अलग जगह पर काम करते थे। तो इन लोग को कहीं ना कहीं त्रुटियाँ आई, तो इसीलिए इसको चेंजिंग किया गया। और इसको हम लोग कहते हैं एफपीएस को हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ब्रिटिश
ब्रिटिश कहता है कि ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। देखिएगा CGS को हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। मीट्रिक कहता कि मीट्रिक पद्धति कहते हैं, जबकि हम लोग कह रहे हैं इसको हम लोग व्यवहारिक पद्धति भी कहते हैं। व्यवहारिक पद्धति किसको कहेंगे? जो व्यवहार में लाया जाता था इसको मीट्रिक भी पद्धति कहेंगे, लेकिन व्यवहारिक पद्धति इसलिए किया गया कि हम लोग पूर्ण रूप से इसको व्यवहार में किया करते थे, व्यवहार किया करते थे, इसको उपयोग हमेशा किया करते थे। प्यारे दोस्त देखेंगे यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपको। अब चलते हैं हम लोग एसआई सिस्टम के आधार पे और कुछ आपको एसआई मात्रक निकाल के दिखाएंगे कि छोटे छोटे चीज़ें आपको किस तरह से एसआई मात्रक निकालने के लिए आएगा। जैसे कि हम लोग एसआई सिस्टम के बारे में जान गए कि एसआई सिस्टम क्या होती है, इसको कितने भागों में बांटा है। यहाँ तक हो गया एसआई यूनिट की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एसआई पद्धति को 2 भागों में बांटा गया, हो गया एसआई पद्धति के। अब देखेंगे दोस्त एसआई पद्धति को 2 भागों में बांटा गया। एसआई पद्धति को 2 भागों में बांटा गया। एसआई पद्धति को 2 भागों में बांटा गया। वो 2 भाग कौन कौन है? व्यवहारी मात्रक, क्या बोलेंगे हम उसको? व्यवहारी मात्रक। व्यवहारी मात्रक बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। उसके बाद में व्यवहारिक मात्रक के बाद होता संपूरक मात्रक। ये फंडामेंटल मात्रक को, व्यवहारिक मात्रक को, इसको हम लोग यानी आधारीय मात्रक भी बोलेंगे। इसको हम लोग आधारीय मात्रक भी बोलेंगे। व्यवहारिक मात्रक जो होती है यानी व्यवहारिक मात्रक को हम लोग आधारीय मात्रक भी बोला जाता है। आधारीय मात्रक क्या बोल देंगे? आधारीय मात्रक। ये डायरेक्ट बोलिए आधारीय मात्रक। संपूरक मात्रक और उसके बाद में होता आधारीय मात्रक। आधारीय मात्रक के भी अलग अलग भाग होती है। आधारीय मात्रक को 7 भागों में बांटा गया है। आधारीय मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 7 भागों में उसको बांटा गया है। और संपूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। प्यारे दोस्त, आधारीय मात्रक की संख्या 7 होती है, संपूरक मात्रक के यानी 2 होती है। सभी को याद होगा पहले से, अगर नहीं याद होगा तो सुन लेंगे। संपूरक मात्रक 2 प्रकार की होती है, सॉलिड एंगल होता है और प्लेन एंगल होता है। उसके बाद में फंडामेंटल यूनिट जो होती है 7 प्रकार को होती है। जैसे कि आप ले लीजिए लंबाई, ले लीजिएगा लंबाई हो गया, यानी लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया। उसके बाद में कहता कि समय भी होगा, समय होगा। उसके बाद में विद्युत धारा हो जाएगा, विद्युत धारा लिखेंगे दोस्त, विद्युत धारा हो जाएगा। उसके बाद में तापमान हो जाएगा, तापमान। और उसके बाद में तापमान। उसके बाद में ज्योति तीव्रता बोलेंगे, ज्योति तीव्रता। उसके बाद में कहता है पदार्थ की मात्रा। अब यहाँ पे जानेंगे, कहीं कहीं कहता है कि इसका ये जो है हमारे जो फंडामेंटल यूनिट है, ये इसको बोल सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे दोस्त, यूनिट बोलेंगे। ये हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट की संख्या 7 होती है। आप इस तरह से देखेंगे, 7 के याद कर लेंगे। और इसी तरह से 7 आधारी ये होती है। जो ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको अंतिम यानी फंडामेंटल यूनिट के अंतिम वाला यूनिट कौन सी है? तो पदार्थ की मात्रा, जिसको हम लोग मोल कहा जाता है। यानी लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे? लंबाई की मात्रा क्या होता है कि मीटर होता है, एम से सूचित किया जाता है इसको। द्रव्यमान के क्या होता है? तो केजी से इसको सूचित करेंगे, यानी द्रव्यमान को होता है केजी होता है, यानी ग्राम यानी किलोग्राम होता है। इसको हम लोग समय को सेकंड से सूचित करेंगे। विद्युत धारा को होता है एम्पियर बोलेंगे। उसके बाद तापमान को होता है टेम्परेचर बोला जाता है। ज्योति तीव्रता को होता है कैंडेला होता है सीडी बोलेंगे। और इसका क्या कहेंगे? मोल बोलेंगे, मोल होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है, नंबर ऑफ सब्सटेंस होती है, कितना सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं। एन से इंडिकेट करेंगे इसको।
तो यहाँ तक देखेंगे कि बहुत अच्छी चीज़ें बताए आपको कि फंडामेंटल यूनिट कितने प्रकार को होती है। तो फंडामेंटल यूनिट 4 प्रकार की होती है। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, तापमान हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गए। इसकी सभी को हमने यानी शॉर्ट फॉर्म में आपको यूनिट भी लिख दिए, ऐसा यूनिट भी लिख दिए, एक इसका सिंबल भी बता दिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो लंबाई को हो गया, इसको लंबाई को मीटर बोलेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर, आप मीटर भी लिख सकते हैं। केजी के किलोग्राम भी कह देते हैं, कि ग्राज इसको कह देते हैं। ये सेकंड को हम लोग समय बोलते हैं, सेकंड कह देते हैं, सेकंड बोलेंगे। उसके बाद में कहता कि विद्युत धारा के एम्पियर बोलेंगे तो एम्पियर ऐसे करके लिख देंगे। उसके तापमान को होता है, तापमान होती है तो तापमान का टेम्परेचर होती है, यानी केल्विन भी बोल सकते हैं। तापमान को टेम्परेचर ही तो केल्विन केल्विन भी बोला जा सकता है। ज्योति तीव्रता का CD होता है, ज्योति तीव्रता का CD होता है। उसके बाद में कहता है कि ज्योति तीव्रता का होता है CD लिखा जाता है, जहाँ तक कि हम इसको बोल सकते हैं ज्योति तीव्रता का कैंडेला, CD कैंडेला, 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 इसको क्या बोलेंगे, कैंडेला। यस, उसके बाद में यस समझेंगे, बात को आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आप पढ़ेंगे। यहाँ पर ही आ गया संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक को 2 भागों में बांटा गया। और संपूरक मात्रक कौन कौन होती है? पहला हो जाएगा आपका समतल कोण। समतल कोण, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ये समतल कोण को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल कैसे बनेगा दोस्त? तो सॉलिड एंगल जो होती है कूलम्स के नियम पे भी काम करता है, इसको हम सॉलिड एंगल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे थीटा बन गया और यहाँ पे ए हो जाएगी और यहाँ पे 0 मान दीजिए और यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा। ये इस तरह से सॉलिड एंगल ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर देखिएगा एक तरबूजा ले लीजिए और तरबूजा की इस तरह से क्या कहते हैं, ऐसे करके निकाल देते हैं। कुछ भाग को निकाल करके ऐसे देखिएगा, इस तरह से देखते हैं तो इसको भी ये यहाँ पर थीटा एंगल बनता है। ये हो गया, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस चाप हो गया। चाप को हम लोग ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, समझ गए, कोण को थीटा से इंडिकेट करते हैं। तो इसका जो होता है कि ओमेगा बराबर होता है थीटा बटा टी हो जाता है। जो डिस्टेंस तय करने में जितना समय लगा उसको समय को लिख देते हैं, जितना एंगल बना उतना एंगल लिख देते हैं। तो इसके लिए ओमेगा थीटा हो जाएगा, यानी थीटा बटा टी हो जाएगा। ओमेगा बराबर होता है थीटा बटा टी हो जाता है। सेकेंड देखिएगा आपको क्या हो जाता है, सेकेंड में होता है ठोस कोण होती है। ठोस कोण, ठीक है ना, ठोस कोण हो जाती है। तो ठोस कोण में ये आएगा आपका और प्लेन एंगल में ये आ जाएगा आपका, समतल कोण में हो जाएगा। तो ठोस कोण में देख लीजिएगा, ठोस कोण भी इसी तरह से हो जाएगी। ठोस कोण जो होता है जिसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं, तो ये सॉलिड एंगल में निकलेगा और ये हो जाएगा आपको प्लेन एंगल में निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से जानेंगे। आगे देखिएगा व्युत्पन्न मात्रक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कितने प्रकार को होती है, ये कैसे होती है। तो व्युत्पन्न मात्रक प्यारे दोस्तों, यानी हम लोग को दोनों मात्रकों को मिलने के बाद में व्युत्पन्न मात्रक उत्पन्न होती है। और वह व्युत्पन्न मात्रक जो होती है हमारे एग्जाम में बार बार पूछते रहते हैं, उसको देखेंगे। हमारे एग्जाम में व्युत्पन्न मात्रक बार बार पूछते रहते हैं, तो उसको हम लोग देख लेंगे और उसको याद करेंगे किस तरह से बनाएंगे। और बहुत शॉर्ट में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखते हैं आगे। देखो, चलिए आगे देख लो। यहाँ पर यह है व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम लोग 6 भागों में, यानी व्युत्पन्न मात्रक जो होती है, यानी जैसे कि व्युत्पन्न मात्रक जो होती है, व्युत्पन्न मात्रक वैसे मात्रक होते हैं जो आधारीय मात्रकों से निकल कर आते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो आधारीय मात्रकों से निकल कर आते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। व्युत्पन्न मात्रक में देखिएगा फर्स्ट है, यहाँ पर देख लेंगे चाल बराबर, देखिएगा चाल को हम लोग स्पीड बोला जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में अगर पढ़ा जाए तो स्पीड बोलेंगे। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो किसी चीज को स्पीड को मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो हम लोग मीटर में मेजरमेंट करते हैं और टाइम को हम लोग सेकंड में बोलते हैं। तो इसलिए ऐसा यूनिट अगर लिख सकते हैं तो मीटर प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं और मीटर सेकंड भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अगर यही इसका बीमा अगर कहा जाए, बीमा निकालने के लिए रहेगा, तो देखिए प्यारे दोस्तों, बीमा के लिए हम लोग 3 यूनिट लेते हैं, एम, एल और टी लिया जाता है। एम के लिए क्या होती है कि केजी हो गया, मास हो गया, द्रव्यमान हो गया। एम के होता है मीटर हो जाती है और टी के मतलब सेकेंड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे काम करेगा आपका क्या चीज़, तो एम हो गया, एम देखिएगा, एम होता है, एल होता है, एम के लिए एल हो गया और एस के लिए क्या हो जाता है, टी हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों इस तरह से लिख सकते हैं, एल टी इनवर्स 1 होगा, ऐसे इस तरह से बीमा लिख सकते हैं। चलिए एक बीमा क्लियर हो गया, दूसरा बीमा देखेंगे। वेग का बीमा देखिएगा,
वेग का बीमा, तो वेग को हम लोग क्या कहते हैं, यानी वेलोसिटी बोला जाता है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा, सबसे पहले सूत्र याद करने वाला है, विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन बटा, विस्थापन किसको कहते हैं अगर कहा जाता है तो न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं का दूरी जो तय करने के लिए रहता है और वो न्यूनतम बिंदु तय करने के लिए रहेगा, उसी को विस्थापन कहते हैं। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय हो जाता है। तो यानी वेग वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा तो दूरी तय करने के लिए मीटर के प्रयोग किया जाएगा और समय को लिए सेकंड हो जाता है, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी इस तरह से लिखते हैं। तो यह सेम है वेग, और कहता है कि वेग और चाल का बीमा जो होगी सेम होगा, वेग और चाल का ऐसा ही मात्रक भी सेम होगा। तो ऐसा ही इसको मात्रक अगर पूछ दिया जाए तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर इसको डायमेंशन पूछ दिया जाए, यानी डायमेंशन कहता है डिमेंशन, यानी डायमेंशन हो जाएगी, तो यानी डायमेंशन क्या हो जाएगी, वही तो हो जाएगा दोस्त, ये में कहता है कि LT−1 हो जाएगा। चलिए इस तरह से लिखिएगा। चलिए आगे बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और भी आगे चलेंगे। अभी पूरी तरह से ऐसे मात्रा को पूरी क्लियर करवा देंगे, और यहाँ तक के लिए हमारे वीडियो को देखते रहेंगे, और आगे नेक्स्ट टाइम में आपको नए नए वीडियो लेकर के आएंगे, और जो कि क्लास को और आगे यानी गेन करवाते रहेंगे। चलिए थैंक्स।